स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर पीएनएसटी के अंदर हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आज फिर कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 4 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये क्लास नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारा चैप्टर जो है हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो बंध के प्रकार, उनके यौगिक गुण और उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया है, हमने जो है आपका रेजोनेंस अनुनाद पढ़ लिया है, हमने हाइड्रोजन बंध को भी समझ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही कंटेंट हमारे लिए, और उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन बैठने की, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसलिए आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें, नोट करने जैसे पॉइंट को नोट जरूर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो 99 आपका 9753 749986 इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। 9753 749986। जो नए स्टूडेंट है वो इस नंबर पर मैसेज करके हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लास है, पीडीएफ है, बहुत सारे कंटेंट हम लोगों के पास हैं। संडे को हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास, लाइव क्लास लेके आएंगे केमिस्ट्री की, उसको मिस नहीं करिएगा, ठीक है। और कमेंट्स का आपके हमको इंतज़ार है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंटेंट, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता मतलब संयोजी वर्ड, संयोजी कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये है क्या? तो कोई भी जो एटम, जो परमाणु है, उसके जो लास्ट शेल में है ना, अगर जैसे कि हम लास्ट शेल के बारे में बात करें कि कोई एटम है, उसका जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये लास्ट शेल या आखिरी जो कोश है, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे वैलेंस शेल या संयोजी कोश। और संयोजी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो उसके ऊपर बेस्ड है ना। ये पूरा चैप्टर बॉन्डिंग से रिलेटेड है। बॉन्ड किन किन तरीकों से, किन किन माध्यमों से एटम्स के बीच में किन किन तरीकों से बनेंगे, उनके बारे में टोटल। संयोजकता बंध सिद्धांत में भी हम यही पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है ओवरलैपिंग होके जो है नए दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है सर्वप्रथम हिटलर और लंदन ने दिया था। कभी ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसको नोट कर ले, हिटलर और लंदन ने दिया था, और उसके बाद पाउलिंग और स्लेटर जो दो साइंटिस्ट थे उनने इसको डेवलप किया। हिटलर, लंदन और पाउलिंग और स्लेटर, है ना। पहले हिटलर लंदन ने इसको दिया और उसके बाद इसका डेवलपमेंट जो किया पाउलिंग और स्लेटर ने किया। अब ये जो सिद्धांत है किसके ऊपर रहते थे? किसी परमाणु के संयोजी कोश में। अभी मैंने बताया कि संयोजी कोश क्या होता है, में उपस्थित एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस पे ध्यान देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड हो गया तो ये युग्मित हो गया, ये नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से रासायनिक बंध का निर्माण होता है। यानी कोई भी जो परमाणु है उसके संयोजी कोश में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से रासायनिक बंध का निर्माण होगा, यानी कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे। अब ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए। सबसे पहला पॉइंट, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है जब परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित अर्धपूरित परमाणु कक्षक अधिव्यापन करते हैं, मतलब कि आधे भरे हुए लास्ट शेल, वैलेंस शेल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो कक्षक होते हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन ये समझने के बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ओवरलैपिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट है नहीं, फिर भी ओवरलैपिंग आपको समझा देंगे अभी, है ना। अर्धपूरित परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। दूसरा पॉइंट है, जिन परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होता है उनमें विपरीत चक्रण के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत चक्रण होना चाहिए। इस तरीके का चक्रण होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मान लो एक एटम में भी ऐसा, दूसरे एटम में भी ऐसा, लेकिन जब वो आपस में साथ में आएंगे तो एक स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तब जाके बंध का निर्माण होगा। अगला, सहसंयोजी बंध की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो अतिव्यापन की क्वांटिटी पर निर्भर करेगी। ओवरलैपिंग कितनी हो रही, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जैसे एस कक्षक है आपस में, इस तरीके का एस कक्षक का साइज है, ठीक है, स्पेरिकल होते हैं, और वो आपस में इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कवर करेंगे, ढकेंगे, इसको हम अतिव्यापन कह रहे हैं। तो जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बंध उतना ही शक्तिशाली बनेगा।
और चौथा पॉइंट है कि अतिव्यापन के दौरान कक्षकों की ऊर्जा मुक्त होती है ना। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं उनकी कक्षक परमाणु जब बंध बनाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, कमी होगी, और इस कमी की वजह से ही अणु जब बन जाएगा तो उसमें ऊर्जा की कमी होगी, तभी वो स्थायित्व को प्राप्त करेगा। स्टेबिलिटी तभी होगी मॉलिक्यूल की जब उसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जिसके ऊपर अपना संयोजकता बंध सिद्धांत जो है आधारित है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन। सबसे पहले हाइड्रोजन अणु का निर्माण, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि एस ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी तो किस तरीके से बंध बनेगा। ये देखिए, हाइड्रोजन जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन इसमें भी 1s1 है। अब ये स्पिन देखिए, अगर ऐसे स्पिन आप ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगी, है ना, दोनों की। लेकिन जब बंध बनेगा, अभी हमने पढ़ा था इसके पॉइंट में कि एक जो दोनों में से युग्मित इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, एक ये स्पिन का तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस में बंध बना के हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और H2 का निर्माण होगा। तो ये इस तरीके से संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अणुओं का निर्माण होता। चलिए दूसरा देखते हैं, ये तो सबसे सिंपलेस्ट था। अब देखते हैं F2 अणु का निर्माण, यानी PP जो ऑर्बिटल है, जो कक्षक है, वो जब ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, तो किस तरीके से F2 अणु बनेगा। जैसे फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, 1s2 2s2 2p5, अगर इसका विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p5, px में 2, py में 2, pz में 1 तीनों में जाएगा, फिर देन पेयरिंग होगी। अब इसमें आपको दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड पड़ा हुआ है फ्लोरीन के अंदर, ठीक है। अब एक और फ्लोरीन हो ऐसा ही, है ना, उसमें भी इसी तरीके की स्पिन होगी, ये तो ये दोनों जो है जब बंध बनाएंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ जुड़ जाएंगे, एक स्पिन ये और एक स्पिन ये फ्लोरीन की, ये देखिए। तो ये दोनों जो pz वाले जो है आपस में क्या करेंगे, p ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करेंगे और F2 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये देखिए, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार ओवरलैपिंग होके जो है बन रहा है, फर्स्ट एटम और सेकंड एटम, ये इसकी क्लॉकवाइज इसकी एंटी क्लॉकवाइज। उदाहरण तीसरा देखते हैं, O2 मॉलिक्यूल का, O2 अणु का निर्माण। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक है 8, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 दोनों में, इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग करके इस तरीके से बंध बना लेंगे। ये py और ये pz, तो इस तरीके से बंध का निर्माण हो जाएगा, और 2 बंध बन रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके आधार पर संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर अणुओं के निर्माण को समझाया गया है, उनके संयोजकता बंध सिद्धांत के जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए। चलिए अब अतिव्यापन के बारे में बात करते हैं। आज एक थोड़ा सा अतिव्यापन के बारे में देख लीजिए कि ये जो है SS कक्षकों के बीच में, जैसे हाइड्रोजन है, ये दोनों स्पेरिकल होते हैं, ये अतिव्यापन करेंगे, ठीक है। अक्षीय अतिव्यापन होगी, है कौन सी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। अक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो ये सिग्मा बंध बनेगा। इसी तरीके से S और P ऑर्बिटल है ना, ये जो बंध बन रहा है ये कौन सा, सिग्मा बंध। अब नीचे देखिए, S कक्षक और ये S कक्षक, P कक्षक, हमको पता है S कक्षक की आकृति इस तरीके से स्फेरिकल गोलाकार होती है, P की आकृति ऐसे डंबेल डमरू के आकार की होती है। दोनों अतिव्यापन करेंगे, इस हिस्से में अतिव्यापन हो रहा है, और इससे जो बंध बनेगा ये भी कौन सा होगा, सिग्मा बंध का निर्माण होगा अक्षीय अतिव्यापन से। तो ये SS और SP का अतिव्यापन हो गया। अब देखते हैं अपन PP का अतिव्यापन। अब PP का जो अतिव्यापन है, ठीक है, अगर अक्षीय अतिव्यापन होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से है ना, यहाँ देख लीजिए, ये दोनों जो है अक्षीय अतिव्यापन कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो ये दोनों अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ भी सिग्मा बंध बन गया, PP के बीच में समाक्ष अतिव्यापन, है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग। और जब इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे p ऑर्बिटल जो कि डमरू के आकृति के हैं, ये देखिए, है ना, ये और ये, तो ये दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इससे जो बंध बनेगा वो होगा पाई बंध, है ना। अभी तक सारों में SS में, SP में, है ना, SS का अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनेगा, SP के अतिव्यापन जो है अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनेगा, और PP ऑर्बिटल के भी अक्षीय अतिव्यापन से जो सिग्मा बंध बनेगा। लेकिन जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होगा, तो उससे पाई बंध का निर्माण होगा। तो ये है अतिव्यापन।
ये बार बार जो ओवरलैपिंग वर्ड आ रहा था उसको समझाने के लिए बताया गया है ना। एस एस में सिग्मा बंध बनेगा, एस और पी में सिग्मा, और पी पी में भी सिग्मा है ना, और पी पी जब इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज तो पाई बंध का निर्माण होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंटेंट पे हम आ गए हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण क्या है, पहले परिभाषा देख लेते फिर बात करेंगे कि लगभग समान ऊर्जा अभिन्न आकृति वाले कक्षकों के संयुक्त होने से ऑर्बिटल्स आपस में जो है ओवरलैपिंग करेंगे और वो आपस में जुड़ते जाएंगे। अब वो जो ऑर्बिटल, जो कक्षक आपस में जुड़ेंगे, उनकी स्पेशलिटी होगी कि उनकी ऊर्जा समान होगी, आकृति अलग अलग हो सकती है, वो आपस में मिलेंगे तो समान ऊर्जा और समान आकृति वाले कक्षकों का निर्माण हो जाएगा है ना। आकृति भले भिन्न भिन्न थी, पहले ऊर्जा समान थी, लेकिन जब वो आपस में अतिव्यापन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, तो जो नए कक्षक बनेंगे उनको संकरित कक्षक बोलेंगे, संकर कक्षक बोलेंगे। उनकी ऊर्जा समान होगी, आकृति समान होगी। इस घटना को, इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण बोलेंगे। और इस तरीके से जो ऑर्बिटल, जो कक्षक बनेंगे, उनको संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अब संकरण के नियम देख लेते अपन। पहला नियम है, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। ऊर्जा में अगर डिफरेंस हुआ तो उनमें संकरण नहीं हो पाएगा। अगला, जितने ऑर्बिटल्स में भाग लेते उतने ही नए कक्षक बने। जितने संकरण से पहले जितने कक्षक इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेंगे, संकरण के बाद उतने ही नए अणुओं का, उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होगा। इस क्रिया में ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन है ना। जो ओवरलैपिंग होगी वो ऑर्बिटल्स के बीच में होगी है ना, एस है, पी है, इनके बीच में। इलेक्ट्रॉन का कोई इसमें इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन नहीं होगा। यह आवश्यक नहीं है कि अर्धपूर्ण ये ऑर्बिटल हो, ये काम का पॉइंट है। हाफ फील्ड हो, आधा भरा हुआ, अयुग्मित तो जरूरी नहीं है। इस क्रिया में भाग ले, इस क्रिया में पूर्ण रूप से भरे, आधे भरे और रिक्त कोई भी ऑर्बिटल जो है भाग ले सकते हैं। 14 पॉइंट है, संकर ऑर्बिटल यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपस में समान होते हैं, क्योंकि स्पेस में, जब 3D स्पेस में जाएंगे तो उनके ओरिएंटेशन हमको अलग अलग दिखेंगे। वो अभी जब हम संकरण के एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा अलग अलग ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल में मिलेंगे। अगला पॉइंट है, संकरण के आधार पर अणु की ज्यामितीय आकृति स्पष्ट की जा सकती है। sp है तो किस प्रकार की ज्यामिति होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसी होगी। इसका कारण संकर कक्षकों का स्पेस में निश्चित ओरिएंटेशन रखना है। और छठा पॉइंट है, संकरण रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे C2H6, C2H4, C2H2 है ना, आपका इथेन, इथीन और इथाइन आदि में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3, 2, 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है ना। जैसे अगर C2H6 की बात करें तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अगर C2H4 की बात करें तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और C2H2 की बात करें तो 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इनमें जो संकरण है, पहले वाले में C2H6 में होगा sp3, C2H4 sp2 और C2H2 sp संकरण दर्शाएंगे। मतलब जितने अणु से जुड़ेंगे उसके हिसाब से संकरण भी होगा। संकरण के प्रकार को दर्शाने के लिए उसमें भाग लेने वाले कक्षों के नाम के ऊपर संख्या अंकित करते हैं। जैसे 1s, 1p भाग ले रहा तो sp, 1s और 2p भाग ले रहे तो sp2, sp3d ऐसे। अगला, संकरण में ऊर्जा तथा आवेश का पुनर्वितरण होगा। ऊर्जा का नुकसान नहीं होगा इसमें है ना। संकरण में ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन इधर से उधर हो जाएगा बस। संकर कक्षकों से निर्मित बंध अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये काम का पॉइंट है, जब संकरण हो जाएगा और नए कक्षकों का निर्माण होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन था पूरी प्रक्रिया, उसके नियम है ना, नियमों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, इसलिए शॉर्ट में बता दिए। अब हम देखते हैं कि sp संकरण क्या है, किस तरीके से भाग लेगा। नाम से पता चल रहा है, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, एक p कक्षक एक s कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर 2 नए हाइब्रिड यानी कि संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, और इससे जो संकरण बनेगा उसको बोलेंगे sp। एक s का ऑर्बिटल भाग लेगा, एक p ऑर्बिटल भाग लेगा, और उतनी मात्रा में एक s और एक p मतलब 2, तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। अब इससे जो बंध बनेगा ये 180 डिग्री के कोण बनाएंगे। जो नया जो अणु बनेगा sp संकरण के बाद उसकी जो आकृति होगी रेखीय होगी, क्योंकि 180 डिग्री कोण जो है वो आकृति कैसी रखेगा, लीनियर रेखीय आकृति रखेगा। और इस प्रकार के केंद्रीय परमाणु युक्त अणु की आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी है ना। एक बार फिर से देख लीजिए जो लिखा है, किसी परमाणु एक s एक p कक्षक संयुक्त होकर 2 समान ऊर्जा कक्षक बनाते हैं तो संकरण कहलाएगा। प्राप्त कक्षक sp संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, और केंद्रीय परमाणु युक्त अणु की आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। आपको काम की चीजें नोट कर लेना, मैंने वैसे सारी काम की लिखी है। एक s एक p ऑर्बिटल, 2 नए हाइब्रिड और कक्षक बनेंगे, बंद कोण 180 डिग्री होगा, संरचना BeCl2 जो है रेखीय आकृति रखेगा। उदाहरण लिख लें है ना।
ये जब हाइब्रिडाइजेशन पूरा आ जाएगा तो मैं इसको एक तरीका बताऊंगा आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। चलिए BeCl2 का उदाहरण देखते हैं। इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो बेरिलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक है 4। जब इसकी मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इस तरीके का होगा 1s2 2s2 और 2p होगा, लेकिन खाली है ना, क्योंकि दूसरा कोष चालू गया और उसमें p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये खाली होगा। ये संरचना है। लेकिन जब ये बाहर से ऊर्जा लेगा, बंद बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, जो ऑर्बिटल इसके साथ अप्रोच करेंगे उसकी वजह से ऊर्जा में वृद्धि होगी, और ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है जंप करके px के अंदर चला जाएगा, यानी उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके px के अंदर चला गया। अब स्ट्रक्चर उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में हो सके 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड और 2p1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको संकरण करना है तो बंद बनाने के लिए इसको दो अपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एंटी क्लॉकवाइज जो जिनकी स्पिन होगी इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसको दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हम अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखें 17 होता है, BeCl2 में 2 क्लोरीन भाग ले रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका आखिरी वाला संक जो आपका वैलेंस शेल है उसको देखते हैं, है ना, संयोजी कोश, 2 इलेक्ट्रॉन px में, 2 इलेक्ट्रॉन py में, और आखिरी बचा pz में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो एक अयुग्मित से तो यहाँ पूर्ति हो जाएगी, एक और चाहिए तो एक क्लोरीन और ऐसा लेना पड़ेगा। मैंने नहीं लिखा, आप चाहे तो 2 क्लोरीन का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें जब आप नोट्स बनाएं। और जब ये दोनों संकरण करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, Be बेरिलियम और 2 क्लोरीन। तो ये पुराना स्ट्रक्चर 2s का, ये इसका बेरिलियम का खुद का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का है डॉटेड लाइन से, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, शो किया है। ये जो है अपोजिट डायरेक्शन के साथ होगा। उसी तरीके से px का एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एक जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 2 इलेक्ट्रॉन, तो s और p ये देखिए इस एक s और ये p आपस में जो है हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। तो ये BeCl2 का निर्माण होगा, रेखीय आकृति होगी, बंद कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। तो ये कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, है ना। इसकी संरचना आगे बताएंगे आपको। अब इसी का एक उदाहरण देख लीजिए, C2H2। ये BeCl2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बेरिलियम सेंट्रल एटम, ये क्लोरीन 2 आपस में ओवरलैपिंग करके BeCl2 का निर्माण कर रहे हैं ना। संरचना आप चाहे तो अपने हिसाब से और इसको बना सकते हैं। चलिए C2H2 है ना, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो स्ट्रक्चर है वो, इसमें देखें 2 कार्बन है ना। ये जो अभी आपने sp संकरण पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है, संकरण sp है लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस थोड़ी अलग है उसको, इसलिए इसको समझना जरूरी है ना। इसमें केंद्रीय परमाणु जो मैंने अभी एक मिनट ये जो BeCl2 बताया है इसी को आप BeF2 अपनी कॉपी में बना के देखें, ठीक है। और अगर बन जाए सही तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। BeF2 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और भी दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते C2H2 का लेते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है, 2 कार्बन है और दोनों में sp संकरण होगा, है ना। एक एक दोनों तरफ ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, और ये 3 जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है। एक 2s तथा एक 2p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और शेष 2p कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते। कैसे देखिए स्ट्रक्चर ये बताते हैं आपका, कार्बन है ना, ये रहा, ये कार्बन, ये मूल अवस्था में इसका जो परमाणु क्रमांक 6 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 2s2 और ये px में एक और py में एक, तो 2 तो अनपेड ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, s का इलेक्ट्रॉन जंप करके p में यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ s का एक और p का ये x वाला ही इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेगा, ये 2 नहीं लेंगे, ये बाद में अलग तरीके से अतिव्यापन करेंगे, है ना। तो इसलिए ये sp संकरण है, नहीं तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता आपका। s का एक ये और p का ये px वाला इलेक्ट्रॉन ही आपस में ऑर्बिटल के ये भाग लेंगे। अब समझते आगे, ये 2 ऐसे ही बचेंगे। एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से अतिव्यापन करेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, और सिग्मा बंध बनाएगा। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बंध बनाएंगे, है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बंध बन जाएगा। दोनों कार्बन के शेष 2 sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के साथ, है ना, इस कार्बन के साथ इधर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो इधर इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ सिग्मा बंध बन गया, ठीक। तो CH CH हो गया, यहाँ सिग्मा बंध बन गया। अब बचा क्या,
संकरण में भाग नहीं लेने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, ये पी वाई का और पी जेड के, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और दूसरे कार्बन में भी यही सिचुएशन है पी वाई और पी जेड की, तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और वो ओवरलैपिंग कैसी होगी, साइड वाइज, है ना ये। और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से बंध कौन सा बनेगा, पाई बंध बनेगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे आपस में कार्बन कार्बन के। इसीलिए कार्बन कार्बन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक तो सिग्मा बंध बीच वाला, है ना, ये आपके एक्सियल ओवरलैपिंग से बना, और ये वाला ये पाई बंध है, जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे पी वाई और पी जेड कक्षक के, वो आपस में अतिव्यापन करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। इसकी भी आकृति सेम वैसी होगी, 180 डिग्री का कोण होगा, आकृति होगी रेखिक, जो कि यहाँ मैंने स्ट्रक्चर में आपके लिए बताई हुई, ये देखिए एसिटिलीन, है ना ये, और आप बुक में देख सकते हैं अच्छे से इसको, ये आपस में ओवरलैपिंग हो रही है एसिटिलीन और सी जो है कार्बन हाइड्रोजन, ये एक बार और देख ले, इस तरीके से होगा, है ना, ओवरलैपिंग तो दिख ही रही है आपको, बाकी जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, यहाँ सिग्मा बन, यहाँ सिग्मा, ये दो पाई ऊपर और नीचे वाले और ये सिग्मा बन, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो इसके अंदर sp संकरण, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला संकरण है हमारा sp2 संकरण, आज का ये आखिरी संकरण है, इसके दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बाकी के कल पढ़ेंगे अपन। sp2 संकरण, इसमें एक s 2p मिलके आपस में 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। जो आकृति होगी नए कक्षकों की वो कोप्लेनर होगी, मतलब कोप्लेनर ट्राइगोनल, इन्हें एक ही तल में जो है त्रिकोणीय संकरण, है ना, ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय संकरण करेंगे। जो बंद कोण होगा वो होगा 120 डिग्री। काम की चीजें, एक एस 2p, 3 नए ऑर्बिटल कोप्लेनर होंगे, त्रिकोणीय आकृति बनाएंगे, ज्यामिति त्रिकोणीय होगी, जो बंद कोण है वो 120 डिग्री का होगा। और इस प्रकार के संकरण को त्रिकोणीय संकरण भी कहते हैं, और आकृति समतल त्रिभुजाकार होगी। उदाहरण BF3, यहाँ मैं BF3 का बता रहा हूँ, आप BCl3 का अपने घर पे बना के देखिएगा, और बन जाए तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, बोरॉन, इसका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु 1s2 2s2 2p1 px में एक इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में, है ना, ये इसका मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी प्राप्त करके तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक px में और एक py में, ये देखिए एक अनपेड यहाँ, एक अनपेड यहाँ, एक अनपेड। अब 3 अनपेड को पेयरिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक फ्लोरीन, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए ग्राउंड स्टेट में इसका 1s2 2s2 2p5, है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा एक 2s के साथ, तो ऐसे 3 और लगेंगे, तो आप चाहे तो 3 बार फ्लोरीन लिख सकते हैं, 1 2 3, है ना। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अपने को डिस्क्राइब तो करना ही नहीं है, अपने को तो क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो 3 फ्लोरीन है, तीनों यहाँ जब आपस में बंध बनाएंगे BF3 संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण, एक s और 2p, है ना, 2p के px py और एक 2s का, तो इसलिए sp2 संकरण। ये जो फ्लोरीन से एंटी क्लॉकवाइज, ये फ्लोरीन से एंटी क्लॉकवाइज, ये फ्लोरीन से एंटी क्लॉकवाइज, और pz तो आपका एम्प्टी है, खाली है, तो ठीक है, 2s px py। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, और जो संरचना होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, है ना। ये रहा स्ट्रक्चर इसका, ये बढ़िया है। बोरॉन 3 फ्लोरीन 120 डिग्री, इस तरीके से समतल एक ही तल में त्रिकोणीय संरचना बनाते हैं BF3। और BCl3 का भी करना है, बस बॉन्ड एंगल हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, बाकी यहाँ क्लोरीन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सब जगह जो है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सभी जगह पाई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसी का, sp2 संकरण का, इथाइलिन या इथिन डबल बॉन्ड, कार्बन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये। अब इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे अभी अपन ने sp में पढ़ा था, इसमें भी केंद्रीय परमाणु कार्बन है, दोनों केंद्रीय परमाणु कार्बन है, दोनों में sp2 संकरण होगा। जब मूल अवस्था की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 2s का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना, 2s का, एक px, एक py और एक pz, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए 4। लेकिन जैसा अभी अपन ने sp में देखा था, एक s और एक p के ही ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया था, यहाँ भी s का ये और p के 2 px py ये दोनों ही भाग लेंगे, तभी जाके sp2 संकरण होगा। और ये pz का, जैसे sp में px py दोनों बाकी बचे थे py pz के, यहाँ केवल pz का बचेगा, एक कार्बन का pz दूसरे कार्बन का pz, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, अलग से अतिव्यापन करेंगे। इस प्रकार s कक्षक और p के 2 कक्षक अर्धपूरित px py मिलकर 3 समतली त्रिकोणीय sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं।
जब कार्बन कार्बन आपस में अतिअपन करेंगे ना, जैसे वहां किया था, तो कार्बन कार्बन आपस में अतिअपन करके सिग्मा बंध बना देंगे, फिर हर कार्बन अपने 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के सिग्मा बंध बनाएगा। ये नीचे देख लीजिए, ये कार्बन पहले तो इन दोनों ने आपस में बंध बनाया, एक सिग्मा बंध बन जाएगा, फिर ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, है ना, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ये सिग्मा बंध बना लेंगे। ठीक है, ये यहां भी, तो सब जगह सिग्मा बंध बन गया। अब बचा क्या, वो जो pz का जो ऑर्बिटल बच गया था, है ना, ये शेष बचे 2pz वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो 2pz का जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक कार्बन का 2pz दूसरे कार्बन के 2pz के साथ एंटीक्लॉकवाइज बन के जो एक बंध और बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध और बनाएगा, और वो बंध कौन सा होगा, पाई बंध, तो एक सिग्मा और एक पाई, ये है ना। तो इस तरीके से ये बंध बनेगा, ये देखो, एक पाई एक सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये पूरा स्ट्रक्चर है। जो बंध कोण है वो इनमें भी 120 डिग्री का होगा, आकृति इनकी भी समतली त्रिकोणीय होगी, सेम सब कुछ रहेगा, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये जो है इथाइन जो है, इसके अंदर आपका संकरण होता है समतल त्रिकोणीय, बंध कोण 120 डिग्री। तो उम्मीद है आज के जो हाइब्रिडाइजेशन है sp_sp2 समझ में आ गए होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में होगी। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने कमेंट दें, अच्छे से कमेंट, आपको समझ में आया है, कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपने जो है नए स्टूडेंट 9753749986 पर इन नंबर्स पे मैसेज करके हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा लाइक्स जरूर करें, कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ाएं, ठीक है, और कमेंट अच्छे भेजें, आपने जो देखा है क्या अच्छा लगा आपको, उसका हमको इंतजार है, ठीक है, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट अपनी क्लास में कर सकें। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अपने कमेंट से हमें बताएं। थैंक यू।